नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अभी जो राजनीति चल रही है वो आसाम, बंगाल, तमिलनाडु और केरला, इन तीन राज्यों के, चार राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले 4-6 महीने में होने वाले। और इसलिए जो कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है उसके पीछे एक ही प्रेरणा है कि इन तीन राज्यों में हर पार्टी अपना प्रभाव दिखाना चाहती है। अर्थात हर पार्टी का मतलब कांग्रेस है, बीजेपी है और लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु में डीएमके, अन्ना डीएमके है, केरला में लेफ्ट फ्रंट है और मुस्लिम लीग वगैरह है, कांग्रेस के साथ है, कोई इसके साथ है। असम में बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस के साथ डायरेक्ट है और वहां भी एक मुस्लिमों की, अजमल नाम का एक नेता है, उसकी एक खुद की पार्टी है जो मुस्लिम पार्टी मानी जाती है। और बंगाल में ममता की क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी बीजेपी से सीधी लड़ाई है। तो जो चार विधानसभा होने वाली है उसमें दो जगह बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश में है और केरला और तमिलनाडु में बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश में है। अच्छी तरीके से अगर दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी बने तो भी बहुत कुछ हो गया। ये बीजेपी का साउथ के लिए, दक्षिण के लिए टारगेट है। लेकिन असम में सत्ता बचानी है और बंगाल में ममता को हटाकर सत्ता पर कब्जा करना, ये बीजेपी का लक्ष्य है। लेकिन ये चार जो राज्यों की विधानसभा के चुनाव है उससे भी बाद में, बहुत बाद में, और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है और वो चुनौती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछले दो विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बड़ी संख्या में जीते हैं, बड़ी संख्या में जीते हैं। तो वहां की सत्ता कायम करना और उसके साथ साथ और कुछ 4-5 विधानसभा के चुनाव हो गए, शायद गोवा का है, पंजाब का है, तो वहां भी बीजेपी बीजेपी को गोवा की सत्ता तो बचानी है ही, लेकिन गोवा छोटा राज्य है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है। तो यूपी में बीजेपी में अभी से काम करना शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो धक्का लगा है, अगर मोदी का तीसरे चुनाव में बहुमत कम हो गया, घट गया, या बहुमत से घटकर बीजेपी 240 पर आ गई, तो उसका सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 62 एमपी थे लोकसभा के, उसमें से सिर्फ 32 बचे, यानी 30 सीटें बीजेपी ने अकेले यूपी में गंवाई थी लोकसभा की। और अगर वो सीटें वापस लानी है लोकसभा में 2029 के, तो उससे पहले आने वाला जो 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है वो बड़ी ताकत से बीजेपी को जीतना पड़ेगा। आपको याद होगा तो 2014 में मोदी जी थंपिंग मेजोरिटी, सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का था। और पिछले 70-80 साल से एक बात हमेशा पॉलिटिकल एनालिसिस में बोली जाती है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है। और इसलिए 2014 के चुनाव में मोदी जी को बीजेपी ने देश का प्रधानमंत्री के रेस में लाया। तो मोदी जी तो गुजरात के थे, गुजरात में बड़ौदा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने वाराणसी चुनी थी और मोदी जी प्रचंड बहुमत से वाराणसी का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और उन्होंने वो जगह कायम रखी है। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा पहुंचे, लेकिन बात यह है कि पिछले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगा।
तो महाराष्ट्र में 6 महीने में जो कुछ नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी गई है। फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में उभरी है। अभी अभी जो बिहार में चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी शायद पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार की विधानसभा में उभर कर आई। कुछ 91 वगैरह उनको सीटें मिली है, उससे भी जेडीयू और आरजेडी की सीटें कम है। तो पहली बार बीजेपी 1 नंबर की पार्टी बिहार विधानसभा में बनी। तो जाहिर है अगला विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, तो बिहार में बीजेपी के लिए काम आसान हो गया। लेकिन क्या हम आज बोल सकते हैं कि यूपी में लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होगा? मैं नहीं मानता। और इसलिए जिन लोगों ने महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या बिहार हो, और अभी अभी आने वाला चुनाव जो बंगाल का है, इसके लिए बीजेपी को बड़ी ताकत मिलने के लिए काम किया, विधानसभा जिताने के लिए काम किया। वो जो बीजेपी का एक्चुअली फोर्स है जिसका नाम आरएसएस है, वो आरएसएस का फोर्स हर जगह बीजेपी को पिछले 1 साल से जिता रहा है। वो अभी बंगाल में तो 2 सालों से काम में जुटा हुआ है। लोकसभा का चुनाव खत्म होते होते बिहार बंगाल में आरएसएस ने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन उस पर बात कभी करेंगे, थोड़ी बात तो मैंने इसके पहले के वीडियो में बताई है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। एक तो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बहुत है और खुद नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाहती है, और दिखाने का मतलब 2017 होता है। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के पास सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी। 2012 में अखिलेश यादव और उनके पिताजी मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अकेले के बलबूते पर बड़ा बहुमत पाया था और मायावती को पराजित किया था। और उस वक्त बीजेपी मानो कितने नंबर पर थी? चौथे नंबर पर थी। 1 नंबर समाजवादी पार्टी, 2 नंबर क्या बोलते हैं उसको, 2 नंबर समाजवादी पार्टी बीएसपी, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी थी। वहां से उठाकर 2014 में बीजेपी ने जो पाया लोकसभा में, वो सब देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जो पार्टी 4 नंबर की थी सिर्फ 1 नंबर पर नहीं आई, उसने मायावती का सुपड़ा साफ किया। कांग्रेस के सिर्फ 2 कैंडिडेट आए और समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5 कैंडिडेट आए। और समाजवादी पार्टी के पांचों लोग एक ही यादव खानदान से थे, यादव परिवार से थे। और कांग्रेस के दोनों सिर्फ गांधी परिवार से थे। बाकी सब सीटें एनडीए ने और बीजेपी ने जीती थी। और उसी आधार पर जब 2017 का चुनाव आया तो लोकसभा जीतने के बाद अगला कदम था बीजेपी ने मोदी का ही चेहरा दिखाकर यूपी विधानसभा जीत ली। तो बीजेपी ने 403 में 300 सीटें जीती थी। 75% सीटें, 75% जीती थी। लेकिन 2019 में थोड़ा फर्क हुआ। 2 अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हुई, मायावती और अखिलेश साथ आ गए, सपा बसपा इकट्ठा हो गए। तो बीजेपी के सीटें थोड़ी कम हो गई, मायावती के 10, अखिलेश के 5 और कांग्रेस का 1, ऐसा करके बीजेपी 62 पर आई थी। लेकिन 2024 में जो नुकसान हुआ है वो भरना है, वो भरना है।
तो विधानसभा में उसका धक्का देना पड़ेगा। मतलब साफ है, अगर उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के चुनाव में बीजेपी अगर 300 प्लस सीटें चुनकर लाती है, अब भी 275 270 वगैरह सीटें हैं, लेकिन अगर ये आंकड़ा बिहार जैसा होता है, बिहार का मतलब क्या है, बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर 200 से आगे चले गए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 288 में 233 सीटें। तो अगर ऐसे ही चमत्कार अगर उत्तर प्रदेश में हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश में 80 में 75 सीटें भी लोकसभा की बीजेपी जीत सकती है। और अगर यूपी में 75 सीटें जीतती है बीजेपी, तो अकेली बीजेपी फिर से 300 पार 325 तक लोकसभा में 2029 के चुनाव में जा सकती है। तो आज हम जो देख रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और उसके बाद जो बंगाल आ रहा है, वो जो हम देख रहे हैं, उसके पीछे जो प्रयास है, वो दिखने में हमको विधानसभा के चुनाव के प्रयास दिखाई देते हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है वो 2029 के लोकसभा के लिए चल रहा है। और ये मैंने बार बार बताया कि जिन्होंने हरियाणा जितवाया था वो महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र काम पूरा करके दिल्ली और बिहार चले गए, दिल्ली और बिहार जीतकर बहुत सारे लोग आरएसएस के बंगाल चले गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग अभी से 2027 के चुनाव की तैयारी में लगे हैं। चुनाव 1.5 साल बाद होने वाला है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, दिल्ली हो, बिहार हो, या जो कुछ हुआ है, उसके बाद पहले ही अखिलेश यादव डरा हुआ था, क्योंकि उसके पास आज भी 100 से ज्यादा एमएलए है और 35 के आसपास एमपी है। क्या अगले चुनाव में 2027 और 2029 क्या उतने एमपी और एमएलए बचेंगे? जो जो रिजल्ट, जो नतीजे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में आए, उसके बाद पहले से ही अखिलेश डरा हुआ था, लेकिन धर्मध्वजा फहराई गई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो काम आज शुरू हो चुका है आरएसएस का, वो काम सीधा सीधा बता रहा है कि ये तैयारियां सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं है, ये तैयारियां 2029 के लिए है। 27 में विधानसभा होगी और 29 में लोकसभा चुनाव होगा। तो अब अखिलेश के अखिलेश के जड़े हिली है, क्योंकि एक बात होती है जब क्षेत्रीय पार्टी हो, हारी हुई पार्टी हो, लेकिन उसके भी कार्यकर्ता गांव गांव फैले हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव फैले हैं, उनको भी बीजेपी या बीजेपी के साथ आरएसएस उत्तर प्रदेश के गांव गांव में, तहसील में क्या कर रही है ये मालूम तो होता है। उसका डंका आरएसएस पिटती नहीं है, लेकिन एक बात है कि आरएसएस अगर तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कुछ कर रही है, तो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां होती है, उनको उसको उसका पता चलता है, और जो पता चलता है उससे सावधान होना जरूरी होता है। और मुझे गारंटी है, जो जिस ढंग का काम बिहार में आरएसएस ने किया, उसी ढंग का काम अगर उत्तर प्रदेश में अभी से आरएसएस कर रही है, तो ये हमारे लिए सुपड़ा साफ करने वाली बात है। ये जानने की अकल और बुद्धि अखिलेश के पास है, क्योंकि जो हो रहा है वो अगर गांव के कार्यकर्ता को समझता है, तो कार्यकर्ता अपने जिले के या राज्य के नेता को रिपोर्ट करता है, और अगर रिपोर्ट किया जाता है, अगर आरएसएस उसी ढंग का काम कर रही है, तो अखिलेश की जड़ें ढीली होना, समाजवादी पार्टी के मन में डर पैदा होना स्वाभाविक है। तो जो कुछ खबरें मुझे मिल रही है वो ऐसी है
कि अभी से 1.5 साल बाद में चुनाव होना है, लेकिन अभी से अखिलेश यादव की जड़ें हिली है और इसलिए इसने कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ा है, राहुल गांधी से अपना पल्ला झाड़ा है, और होने वाली स्थानीय इकाइयों के चुनाव में कांग्रेस नहीं तो अकेले के बलबूते पर अखिलेश लड़ना चाहता है। इसका कारण, जहां जहां अपने कार्यकर्ता है उनको एक्टिव करना है, तो जो उनका चुनाव होता है, किसी भी पार्टी के छोटे लोकल कार्यकर्ता नेता होते हैं, वो अपना प्रभाव अपने क्षेत्र में तभी पैदा कर सकते हैं जब वो अपने लिए चुनाव लड़ते हैं। अगर अपने लिए चुनाव लड़ते हैं तो वो जो कार्यकर्ता वो केडर को एक्टिवेट करते हैं, वो आगे चलकर स्टेट लेवल व नेशनल लेवल के चुनाव में इस्तेमाल हो सकता है। और इसीलिए अभी से कांग्रेस हो या अखिलेश हो, दोनों ने तय किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये अखिलेश डरा है, इसकी साइन है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।